गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अगला चैप्टर लिमिट्स, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा अगर मैं लिमिट्स की बात करता हूं तो लिमिट होता क्या है। देखो पहला सेंटेंस समझना। इफ एफ एक्स गिव्स इफ एक्स गोज टू ए, अगर मेरा एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, गिव्स एफ एक्स गोज टू एम, अगर मेरा एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, और वो मुझे क्या आउटपुट देता है कि जो मेरा आउटपुट है बेटा वो एम को अप्रोच कर रहा है बेटा, तो बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जरा समझना। इसका मतलब जरा समझना कि मान लो बेटा ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है बेटा एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसको इधर से मूव करता हूं, अगर मैं इधर से मूव करता हूं, ये पॉइंट क्या था बेटा, ये पॉइंट बेटा मेरा ए था, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मेरी जो x का वेरिएबल इनपुट है बेटा, अगर मैं इनपुट पे x ए की तरफ मूव करता हूं, किसी तरफ मूव करता हूं, ए की तरफ, इधर से और इधर से, कहीं से भी अप्रोच कर सकता हूं भाई, किसी भी पॉइंट को जाने के दो तरीके हो सकते हैं, या इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, अप्रोच तो एक ही कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं x जो मेरा है वो ए को अप्रोच करेगा, किसे अप्रोच करेगा बेटा, ए को अप्रोच करेगा, तो बेटा जो मेरा एफ एक्स है, मान लो बेटा ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू बेटा मेरे पास है एम, क्या है बेटा एम, ठीक है ना। तो बेटा इस पॉइंट पे अगर फंक्शन की बात करूं तो जैसे जैसे x मेरा a को अप्रोच कर रहा है, मेरा एफ एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, इस वाले पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, एफ एक्स इधर से भी और इधर से भी, इधर से आने पे भी किसको अप्रोच कर रहा है, इसी पॉइंट को, इधर से आने पे भी बेटा इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। और ये पॉइंट क्या बेटा, इस पॉइंट को बेटा मैंने नाम दे दिया m, ठीक है ना। तो अगर मेरा x a को अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है, a को, और जो मेरा एफ एक्स है उसी समय एफ एक्स अगर मेरा m को अप्रोच करता है बेटा, तो मैं बोलता हूं लिमिट x गोज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू m। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जैसे जैसे मेरा x a को अप्रोच कर रहा है उसके साथ साथ एफ एक्स मेरा m को अप्रोच करता है बेटा, तो मैं बोलता हूं लिमिट x गोज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू m। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे आगे समझिएगा बेटा। बेटा इधर बेटा काम की बात क्या है पता है कि इधर ये बेटा कि अगर बेटा ये नंबर लाइन पे बेटा ये मैंने पॉइंट x ले लिया, क्या ए ले लिया, ठीक है ना। तो बेटा पहली बात तो बेटा x मेरा, अगर मैं बोल रहा हूँ अप्रोचिंग वैल्यू बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि x मेरा a को अप्रोच करता है, तो बेटा हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, बेटा मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। इतनी दूरी को बेटा मैं बोल देता हूँ h, क्या बोल देता हूँ, इधर भी h और बेटा इधर भी h, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा a प्लस एच, होगा नहीं होगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस एच, होगा नहीं होगा। अब बेटा एक बात सोचना, अगर मेरा h जीरो को अप्रोच करेगा, ये पूरा x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मतलब अगर मेरा a x इज इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस एच, या फिर x आपको दे रखा है कितना, a माइनस एच, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि भैया x मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब x मेरा जीरो के क्लोज जा रहा है, इसका मतलब x किसे अप्रोच करेगा बेटा, a को अप्रोच करेगा, इधर से भी और बेटा इधर से भी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको बोलता हूं, ये कहां से अप्रोच कर रहा है बेटा, राइट हैंड साइड से, तो बेटा मैं इसको बोलता हूं बेटा आर एच एस, क्या बोलता हूं, आर एच, राइट हैंड साइड, ठीक है, इधर से अप्रोच कर रहा है। और जो माइनस वाला है वो कहां से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड से, तो बेटा इसको मैं बोलता हूं एल एच एस। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसे बोलता हूं आरएचएस, इसे बोलता हूं एलएचएस, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना बेटा कि x अगर मेरा a को अप्रोच कर रहा है, अगर x मेरा a को अप्रोच कर रहा है, तो पहली बात तो मूव कौन कर रहा है बेटा, इसके अंदर बेटा मूवमेंट हो रहा है x का, किसका मूवमेंट हो रहा है, x का, ना कि a का। a तो फिक्स है और x a की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो x है बेटा वो मेरा वेरिएबल है। काम की बात समझना, क्या है बेटा, ये मेरा वेरिएबल है। और बेटा जो मेरा a है वो क्या है बेटा, वो मेरा कांस्टेंट है। क्या समझ में आया नहीं आया? क्योंकि बेटा कोई भी चीज अगर मूव करेगी बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब a मेरा फिक्स है, x का मूवमेंट हो रहा है a की तरफ, x का मूवमेंट हो रहा है a की तरफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक पॉइंट, पहली बात तो x वेरिएबल होगा, a कांस्टेंट होगा। दूसरी बात बेटा कि x मेरा a के बराबर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या समझना बेटा, एक बात समझना कि अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हो, किसी ने कहा कि भैया राम अपने घर की तरफ मूव कर रहा है,
इसका मतलब बेटा राम घर से बाहर है, वो घर की तरफ जा रहा है। हो सकता है वो गेट के बाहर ही खड़ा हो बट घर के अंदर एंटर नहीं किया, क्योंकि अगर वो अपने घर के अंदर एंटर कर गया तो वो घर की तरफ मूव कैसे कर सकता है? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मेरा एक्स ए की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब एक्स मेरा ए के बराबर नहीं है, वो उसकी तरफ मूव कर रहा है, पहुंचा नहीं है। क्योंकि अगर एक्स ए पे पहुंच गया तो वो मूव कैसे करेगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा लिमिट एक्स गोस टू ए का दो तीन मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग तो एक्स मेरा वेरिएबल, दूसरा एक्स मेरा वेरिएबल, ए मेरा कांस्टेंट, और दूसरा बेटा जो मीनिंग निकलता है कि एक्स मेरा ए के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेटा ये होता है कि x मेरा a के बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं लिमिट x गोस टू a fx, बेटा जो भी ये वैल्यू मेरी आएगी इधर से, और जो मैं fa निकालूंगा, क्या निकालूंगा? fa, ठीक है। तो बेटा जरूरी नहीं है ये दोनों बराबर हो, ध्यान रखना, क्योंकि fa का मतलब a पे पहुंचने के बाद की वैल्यू, और fx लिमिट इसका मतलब टेंडिंग वैल्यू। इसका मतलब टेंडिंग वैल्यू मतलब ये किस तरफ टेंड कर रहा है। भाई सिंपल सी बात ये है, किसी ने कहा कि भैया राम अपने घर की तरफ जा रहा है, बाई पास जा रहा है, कि कब निकला? बस पहुंचने वाला होगा। मैं क्या बोलूंगा? बस पहुंचने वाला होगा। भैया राम पहुंच गया अपने घर के गेट तक, दरवाजा खोल लिया, घुसने लगा, इतने में कॉल आ गया, इतने में कॉल आ गया, वो क्या होगा? वो वापस लौट जाएगा। भाई 200 कॉल क्या बोलेगा? भाई जरा आना 2 मिनट, जरा चौराहे पे खड़ा हूं मैं, तो वापस लौट गया। मतलब जाना था घर पे, घर तक गया भी, बट एन वक्त पे मुड़ के कहीं और पहुंच गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हो सकता है वो घर के अंदर घुस जाता, मतलब एक्स इक्वल टू, अगर अगले इंसिडेंट की मैं बात करता तो हो सकता है वो और उसका घर एक ही पॉइंट पे होता, मतलब एफ ए इक्वल टू मेरा लिमिट हो जाती। कुछ इंस्टेंट की बात, उसी टाइम पे नहीं, कुछ इंस्टेंट की बात हो सकता है दोनों बराबर हो जाते, और हो सकता है वो वापस भी लौट जाता। तो बेटा लिमिटिंग जो वैल्यू निकलती है बेटा, वो मुझे बताती है टेंडिंग वैल्यू। मतलब अगर मेरा फंक्शन इस तरह से जा रहा है तो इतनी देर बाद, मतलब कुछ सेकंड बाद फंक्शन की ये वैल्यू होनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, मैं किसको ही बाद में कि मैंने अपने फ्रेंड के घर गया, मैंने अपने फ्रेंड को उसके घर के सामने ड्रॉप करके सीधा निकल गया, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है? वो अपने घर जाना चाहिए। भाई घर पे ड्रॉप किया है, हम बात करते आए, वो बोल रहा है मैं सीधे घर जाऊंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है? वो घर जाना चाहिए। तो बेटा लिमिटिंग वैल्यू वो वैल्यू बताएगी जो हमारे अकॉर्डिंग इसी पैटर्न पे मूव करने पे आनी चाहिए, ठीक है ना? और एग्जैक्ट वैल्यू जो एक्चुअल में है, ठीक है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ समय बाद वो अपने घर मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग वो वहां मिलेगा, बट जरूरी नहीं है वो वहां पे, हो सकता है वापस लौट जाए, हो सकता है वो देखिए ये चंदा चला गया, मैं जरा किसी और से मिलाता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा काम की बात समझ, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई अगर ये वाला पॉइंट मेरा, ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व था, ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट बेटा एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो बेटा अगर मैं, और ये वाला जो पॉइंट जा रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट जा रहा है बेटा, मान लो बेटा ये m है, y इज इक्वल टू m, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इधर से मूव करूंगा फंक्शन में, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं? m की तरफ जा रहा हूं। इधर से मूव कर रहा हूं तो ही मुझे क्या लग रहा है? m की तरफ जा रहा हूं। मतलब अगर मैं इधर से मूव कर रहा हूं तो भी m की तरफ जा रहा हूं, इधर से मूव कर रहा हूं तो भी m की तरफ जा रहा हूं। और बिल्कुल जितना मैं एक पे क्लोजर जाऊंगा, जितना मेरा x a के क्लोजर जाएगा, मैं m के उतने नजदीक जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा इस आउटपुट के। तो मुझे क्या लगेगा कि भैया मेरे इस पॉइंट पे अगर कोई मुझसे x इक्वल टू a पे मैं कहां आऊंगा, अगर मुझे सभी जगह से यही लग रहा है कि भैया a पे कुछ देर बाद मैं यहां आऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया मेरी लिमिटिंग वैल्यू m हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी x इक्वल टू a पे लिमिटिंग वैल्यू m हो जाएगी। मतलब मेरी x इक्वल टू a पहुंचने पे, जब मैं a पे पहुंचूंगा तो मेरी वैल्यू m होनी चाहिए। पहुंचा नहीं हूं, पहुंचूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो x टेंस टू a का मतलब x पे पहुंचने वाली वैल्यू, x पे पहुंचूंगा तब वैल्यू की बात कर रही है। अजम्पशन है, रियल नहीं है। रियल क्या होता है? एफ ए। जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो क्या होता है? एफ ए। अब एफ ए में हो सकता है फंक्शन की वैल्यू यहां पे गिवन हो, पूरी हो जाए, एफ ए की वैल्यू भी एम हो जाए, और हो सकता है कोई महोदय आ जाए और वो एफ ए को उठा के ऊपर पटक दे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाई अलग दिखा ना डिस्क्रीट फंक्शन कि भैया पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। जैसे मैं बोल देता हूं भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया। तो बेटा हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसको जब मैं काटूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 2, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2।
मिलेगा। बट बेटा इसमें मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी कि x मेरा कभी भी 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा ओरिजिनल फंक्शन तो यही था ना, मेरा ओरिजिनल फंक्शन तो यही था ना, और ओरिजिनल फंक्शन में 2 नहीं पुट कर सकता था। हाँ, मैंने काट के बाद फंक्शन को चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद जो मेरी इनिशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी थी मुझे उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो बेटा ये जो मेरा ग्राफ बनेगा ये वाला, तो जो मेरे पास ये मान लो x इक्वल टू 2 था, ये मेरा वैल्यू बन गया, तो ये कभी भी इसकी वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा बेटा हम फंक्शन को तोड़ के लिख देते हैं कि भैया, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, हाँ जी, हाँ, इसका मतलब बेटा ये था। अब अगर मुझे उसको प्रॉपरली लिखना है, मतलब सभी वैल्यूज के लिए आंसर चाहिए, फंक्शन को तो मैं बोल नहीं सकता, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा कि x इक्वल टू ये जब 2 नहीं था, और जब x इक्वल टू 2 था बेटा, तो बेटा मैं अपनी तरफ से उसको कोई वैल्यू अलॉट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अलॉट। तो देखो ग्राफ देखना, ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब इसका ये वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इस वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं, ऊपर वाले का, क्योंकि बात दोनों की एक ही है। ठीक है, उसका ग्राफ बेटा ये बनेगा, ये वाला पॉइंट बेटा 2 था, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब मेरे ऊपर मैं यहाँ पे क्या अलॉट करता हूं, अगर मान लो मैंने 5 अलॉट कर दिया, कितना अलॉट कर दिया? 5। इसका मतलब बेटा इस पे वैल्यू मुझे ऊपर मिलेगी इधर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और मान लो मैंने अलॉट कर दिया बेटा इसको 4, क्या अलॉट कर दिया? 4, तो इसकी वैल्यू कहां मिलेगी? मुझे इसकी वैल्यू ठीक इसी के अंदर मिल जाएगी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक्चुअल की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर मुझे ये चाहिए बट फंक्शन मेरा ये आ रहा है, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए आंसर चाहिए, बट फंक्शन मेरा ये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा और x इक्वल टू 2 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू को पुट कर दूंगा, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल में क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। क्या इतना समझ में आ रहा है सभी को? इधर से जब मैं अप्रोच करूंगा, देखो ये वाला पॉइंट क्या जाएगा बेटा? ये वाला पॉइंट जाएगा 4। जब मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं बेटा, तो भी कहां पे जा रहा हूं? 4 पे। जब मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो भी कहां पे जा रहा हूं? 4 पे। मतलब इस पॉइंट पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 आएगी, मतलब एक्चुअल में अगर मैं इसी पैटर्न में मूव करता तो मेरी वैल्यू 4 आनी चाहिए, बट वो आ भी सकती है नहीं। अगर वो आ रही है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगी। अगर वो नहीं आ रही, अगर वो नहीं आ रही, मतलब मैंने उसकी वैल्यू को अपनी जगह से कुछ और डाल दिया है। क्या डाल दिया है? मैंने अपनी जगह 4 की बजाय 5 डाल दिया, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो बेटा ध्यान रखना, फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है दोनों इक्वल ना हो। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन अप्रोच कहां कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन अप्रोच कर रहा है 4 पे, बट फंक्शन की वैल्यू मैंने 5 दे रखी है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया कि लिमिट क्या होती है, अप्रोचिंग वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? इसका आपने ध्यान रखना, लिमिटिंग वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू दोनों में फर्क होता है। क्लियर? इसी चीज को बेटा आप आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी में। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बात सोचो कि अगर यहाँ पे गड्ढा ना हो कि एग्जैक्ट यही वैल्यू में भर देता, तो क्या मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ती? मतलब फिर तो मैं सीधा आता, सीधा निकल जाता बिना पेन उठाए। फंक्शन कहीं पे भी नहीं टूटता, अगर नहीं टूट रहा तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखना बेटा, लिमिट और कंटिन्यूटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। लिमिट में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड और आरएचएस की बात करते हैं, लिमिट के अंदर हम सिर्फ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस की बात करते हैं। अगर दोनों इक्वल, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 आएगी, मतलब इधर से ही 4 जा रहा हूं, इधर से ही 4 जा रहा हूं, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 4 जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसके साथ फंक्शन को भी जोड़ दिया, मतलब इज इक्वल टू एफ ऑफ ए भी कर दिया, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया तो बेटा ये वाला गड्ढा बढ़ जाएगा और मैं सीधे निकल जाऊंगा बिना किसी उठा पटक के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कंटिन्यूअस का मतलब बिना पेन उठाए मूव कर जाना। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? लिमिट क्या होती है? अच्छा सर, एक बात और, अगर बेटा मान लो एलएचएस और आरएचएस ही इक्वल ना होते तो इसका मतलब ग्राफ कुछ मैं इस तरह से बना दूं। मान लो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से होता है, कोई ये भी ग्राफ या कोई और भी ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब मुझसे पूछ सकते बताओ 2 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं जब इधर से आ रहा हूं तो मुझे ये मिल रही है, और जब मैं इधर से आ रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है। मान लो ये मेरा 5 है, ये क्या है? मेरा 5 है। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता लिमिटिंग वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे अप्रोचिंग वैल्यू नहीं पता ना भाई, इधर से कहीं और जा रहा हूं, इधर से कहीं और जा रहा हूं। अब फंक्शन की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, फंक्शन पे 5 दे रहा बात अलग है, ठीक है ना, कि फंक्शन पे हो सकता है यहाँ पे मैं 0 बना दूं, मेरी मर्जी भैया।
क्योंकि मुझे फंक्शन की वैल्यू से मतलब नहीं है भैया, ले ऊपर पटक दिया तो अब मैं क्या बोलूंगा, कुछ नहीं बोल सकता भाई, इधर से आ रहा हूं तो 4 जा रहा हूं, इधर से आ रहा हूं 5 जा रहा हूं, इस पे कहूंगा, मुझे क्या पता यार। भाई एक पॉइंट पे आपने इधर से मूव किया तो वहां पहुंचे, इधर से मूव किया तो वहां पहुंच रहे हो, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए। बट इधर से मूव कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर से मूव कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो गए ना यार, पक्का वहीं पे जा रहा है रास्ता, ये कंफ्यूज हूं मैं यार, क्योंकि बीच में रास्ता टूट गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो लिमिटिंग वैल्यू का, लिमिट का मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा, फंक्शन की वैल्यू से हमें मतलब नहीं होगा। कंटिन्यूटी पहुंच गए तो बेटा हमारी सिर्फ एक काम करेंगे, इस लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शन के बराबर पुट कर देंगे तो बेटा फंक्शन मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या सभी को इतना समझ में आया, नहीं आया कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? क्लियर? ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया ये होता है, उसके बाद एग्जैक्ट होता है, फिर बेटा हमने सोचा देखा LHS और RHS, तो मैंने बोला ये वाला LHL होगा और बेटा ये वाला RHL होगा। देखो ये रहा मैंने लिखा, तो जैसे S 0 पहुंचेगा तो ये फंक्शन मेरा कहां से पहुंचेगा, A पहुंचेगा, ये भी कहां से पहुंचेगा, A पहुंचेगा। बट ये LHL था तो बेटा इसको हम A माइनस बोलेंगे, ये RHL था तो A प्लस बोलेंगे। A माइनस का मतलब A से जस्ट पहले LHL, और R प्लस का मतलब A के जस्ट बाद R प्लस। ठीक है ना? अब एक बात और बेटा ध्यान रखना, बेटा इसमें जो भी मैं H चुनूंगा, ये जो H चुन रहा हूं मैं छोटा सा, बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तभी तो मैं X माइनस A माइनस H कर रहा हूं। क्योंकि अगर H नेगेटिव होगा तो आगे चला जाएगा, LHL नहीं देगा मुझे, RHL दे देगा, तो कॉन्सेप्ट मेरा गड़बड़ा जाएगा। तो बेटा H को मैं ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी लूंगा, पहली बात तो, ठीक है ना? और पॉजिटिव, दूसरी बेटा इनफाइनाइटली स्मॉल, जितनी ज्यादा स्मॉल छोटी होगी मेरी मेरे मुझे फंक्शन की उतनी ज्यादा क्लोजर वैल्यू मिलेगी, दैट इज x गोस टू 0। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक बात और सीखना कि h पहली बात तो मेरा बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट h बोलता हूं तो स्मॉल का मतलब ये h ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो बेटा मैं इसको बोल दूंगा सीधे h। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा सर मतलब, सर मतलब, अरे सिंपल सी बात है, h को मान ले 0.02 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट डालने पे मुझे क्या मिलता, हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट डालने पे फ्रैक्शनल पार्ट ही मिलता है, तो मैं क्या बोलता, मैं इसको बोल देता सीधे 0.02 बोल देता। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, मैं क्या बोल देता, 0.02 ही बोल देता। ठीक है, बट अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस एच लेता, क्या बोलता, माइनस एच लेता, तो बेटा इसकी वैल्यू होती बेटा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एच। ये जरा समझना, ये जरा समझना बेटा, देखो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है बेटा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब मैं कोई फंक्शन डालूंगा तो वो सिर्फ पॉइंट की वैल्यूज देगा, जैसे मान लो मैंने बोला 2.5, ठीक है, तो बेटा ये मुझे देगा 0.5। ठीक है, मतलब बेटा ये क्या देता है एक्चुअल में, समझना जरा कि जो भी मेरा नंबर आ रहा है, जो भी मैंने एक्स लिया, वो उसके जस्ट राइट में जो भी इंटीजर होगा ना, जो भी इंटीजर होगा, क्या होगा, जो भी इंटीजर, और इंटीजर को मैं क्या बोलता हूं, जो एक्स के जस्ट, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट में, जो एक्स के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर होता है, मैं उसे क्या बोलता हूं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। याद आया? ठीक है, तो बेटा जो ये दूरी होगी ना बेटा, मैं इस दूरी को बोलता हूं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। क्या बोलता हूं बेटा इसको, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2.5 ले लिया, तो ये मेरा नंबर लाइन ये आ गया 2.5, तो इसके जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है, 2, तो बेटा ये जो दूरी है ना बेटा, इस दूरी को मैं बोलूंगा फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 0.5। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जो किसी भी नंबर के जस्ट राइट में जो भी इंटीजर होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, सॉरी जस्ट लेफ्ट में। ठीक है, और उसके और नंबर के बीच जो दूरी होती है उसको मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल देते हैं पहले हम, मान लो मैं ले लिया -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर का जो लेफ्ट में नंबर आएगा सबसे क्लोजर इंटीजर, वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। मतलब अगर मैं -2.5 रखता हूं तो उस बार लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आने वाला है बेटा, -3। राइट में आएगा -2, तो भैया नेगेटिव में उल्टा चलते हैं, इसका मतलब बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसको 5 की बजाय हम 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, थोड़ा और बेटर रहेगा। ठीक है, कितना कर देता है, 3। अच्छा, तो बेटा मैंने क्या कहा था, ये तो मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब बात करूंगा बेटा फ्रैक्शनल पार्ट की, इसकी -2.x की, 2.3 की। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब अपने लेफ्ट में जो भी इंटीजर है और उस नंबर के बीच की जो भी दूरी होगी ना, मैं उसको बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। तो बेटा ये दूरी कितनी होगी बेटा, ध्यान रखना, ये दूरी मेरी 0.7 होगी, ध्यान रखना कितनी होगी, 0.7।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितनी होगी? 0.7। तो बेटा यहाँ से आंसर कितना आएगा? 0.7। ये चीज क्लियर हुआ कि जो भी मेरा नंबर है उसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर है उस नंबर के बीच की जो दूरी होगी बेटा वो मेरी 0.7 होगी। एक्चुअल में 0.3 मेरी ये होने वाली है, बट इसमें लेफ्ट की बात करता हूँ तो बेटा मेरा आंसर आएगा 0.7। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और बेटा अगर मैं मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर ही ले लूँ तो भाई मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर -3 ही ले लिया तो बेटा ये खुद इंटीजर है तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा बिना किसी छेड़छाड़ के। और मान लो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया 0.3 तो ये खुद फ्रैक्शनल पार्ट है तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा 0.3 बिना किसी छेड़छाड़ के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर पॉइंट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ओनली है तो 0 एज इट इज निकल जाएगा, बट और इधर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर तो एज इट इज निकल जाएगा, बट अगर वो नहीं है तो बेटा मुझे फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। ये देगा मुझे इंटीजर -3 बेटा ये देगा मुझे फ्रैक्शनल पार्ट। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया इतना चीज? क्लियर? अब एक बार और देख लेना कि बेटा अगर मान लो अगर मान लो ये मेरा, इसको मैं अगर लिखता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अगर x मेरा नेगेटिव तो मैं फॉर्मूला का, मैंने आपको फॉर्मूला बोला था 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, याद है ना? तो बेटा ये मेरा नेगेटिव है तो मैंने फॉर्मूला बोला था आपसे, मेरा क्या आया? मेरा आया 0.7। हमने भी ग्राफिकली किया है तो मेरे हमारे फॉर्मूले से क्या आएगा? मैंने बोला था 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x का मतलब नेगेटिव हट जाएगा तो 2.3 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया नहीं आया? 2.3, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 0.3। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? 0.7, जो मैंने ग्राफिकली निकाला था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x आ रहा है तो बेटा वो एज इट इज x रहेगा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शनल वो देगा, बट बेटा अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया बेटा, तो बेटा ये मेरे पास हो जाएगा कितना? ये बेटा हो जाएगा -1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? याद कर लीजिएगा पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल पार्ट की, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट की। दूसरी प्रॉपर्टी की बेटा मैं अगर बात करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं कभी भी कोई भी इंटीजर में अगर ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं? कोई भी इंटीजर अगर मैं ऐड करता हूं बेटा, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है बेटा वो उसको लात मार के अपने घर से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? लात मार के घर से बाहर निकाल देता है, मतलब x तो अंदर रह जाएगा और मेरा इंटीजर बाहर निकल चुका होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये, ठीक है? आपकी दूसरी प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब समझाता हूं कि मान लो मैंने x+3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या करेगा? 3 इंटीजर है तो उसको लात मार के फंक्शन से बाहर निकाल देगा। मुझे क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज इट इज और बेटा +3 बाहर निकल जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? मान लो मैं बोलता x -4 तो मुझे क्या मिलता है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4, मतलब ये अपने इस इंटीजर को लात मार के बाहर निकाल देता है, ठीक है? सर अगर इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करूं तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपना सरी फंक्शन है, वो लात लूत नहीं मारता, वो पूरा खा जाता है, वो पूरा हड़प जाता है सारे फंक्शन, कुछ छोड़ता ही नहीं है। मतलब अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कोई इंटीजर अगर मैं ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ? अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी इंटीजर अगर ऐड करता हूँ बेटा तो वो उसको खा जाएगा, शरीफ है ना, तो छोड़ेगा ही नहीं, लात नहीं निकालेगा, खा जाएगा। तो बेटा मुझे एज इट इज एक्स ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे एज इट इज एक्स ही मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी? एग्जांपल देख लेते हैं भाई। मैंने अगर x+3 कर दिया, क्या कर दिया? फ्रैक्शनल पार्ट x+3, तो बेटा इसका मतलब सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है x से। 3 को बंदू को भूख लग रही थी, खा गया। अगर मैंने कर दिया x -4 तो फिर से बंदू को भूख लग रही थी, खा गया, सिर्फ x छोड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा अगर मैंने 4 - x किया तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा? फिर से 4 को खाएगा, अंदर क्या छोड़ेगा? और ये कितना होता है बेटा? ये होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तीसरी प्रॉपर्टी, मतलब अगर मैंने इंटीजर के ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर जोड़ा तो इंटीजर बाहर निकल जाएगा, बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट में जोड़ा तो वो उसे खा जाएगा, ठीक है ना? पहली प्रॉपर्टी, अगर नेगेटिव है तो क्या दूंगा, और इंटीजर जोड़ने पे क्या होगा, इधर इंटीजर जोड़ने पे क्या होगा, ठीक है ना? खुद क्या होता है वो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ क्या होता है, ठीक है? अगली प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी और है, चौथी प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है कि अगर बेटा ये दूरी मेरी x, ये नंबर मेरा x है, तो इससे पहले इंटीजर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा,
ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी बेटा मेरे पास होगी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, होगी नहीं होगी, क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब मैं एक्स को क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं एक्स को बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा बहुत ज्यादा काम आती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो बेटा अभी हमने कितनी प्रॉपर्टी देखी, 4 प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। अब बेटा एक बात की और बात कर लेते हैं, दो पांचवी बात की बात कर लेते हैं, रेंज की। इसकी रेंज की बेटा, रेंज का मतलब जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना बेटा, ये आउटपुट में ऑलवेज इंटीजर देगा। क्या देगा बेटा, इंटीजर देगा, ठीक है। और जो बेटा मेरा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा बेटा, ये बेटा रेंज में ऑलवेज बेटा मुझे 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज देगा। 0 दे सकता है बट 1 कभी नहीं देगा, क्योंकि 1 का मतलब फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं, क्लियर हुआ नहीं। सर 0 कब देगा, अगर x मेरा इंटीजर हो गया, अगर x मेरा क्या हो गया बेटा, अगर x मेरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो बेटा मुझे फ्रैक्शनल पार्ट x बेटा मुझे क्या देगा, 0 देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट 3 निकालता हूं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट 3 निकालने का मतलब क्या होगा, 0, क्लियर। अच्छा एक बात तो सोचना, मान लो कभी किसी एग्जाम में आ गया फ्रैक्शनल पार्ट x, अब आपसे पूछा है फाइंड डोमेन, क्या पूछा है, डोमेन। तो बेटा डोमेन मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर आप डोमेन जानते हो तो, डोमेन क्या होती है बेटा, डोमेन होता है उस फंक्शन के अंदर पॉसिबल एक्स की वैल्यूज। और मैं जानता हूं अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया मतलब नीचे वाला फंक्शन मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 कभी भी नहीं होगा। और इसका मतलब मैं बजाय इस निकालने के पहले ये निकालूंगा ये 0 होता कब है। तो अभी हमने पढ़ा था 0 कब होता है, जब भी इंटीजर हो, और मुझे 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब x मेरा क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। इंटीजर को छोड़ के मैं कुछ भी लूं, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अच्छा बेटा मान लो बेटा मैं इसके अंदर स्क्वायर रूट लगा देता, तो क्या होता, तो मेरे पास कंडीशन होती बेटा फ्रैक्शनल पार्ट x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब, पहली बात तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब 0 से बड़ा, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x 0 के बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसका मीनिंग यही होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज ऑलवेज क्या होती है, 0 से लेके 1, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ध्यान रखना बेटा, बच्चा इस पे ध्यान देता है और जो ऑलवेज ट्रू है, पॉजिटिव है, तो बेटा इसको ध्यान नहीं देता, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कि h मेरा पॉजिटिव फ्रैक्शनल इंटीजर है, तो अगर मैं इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर h डालूंगा बेटा, तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट होने की वजह से मुझे एज इट इज h मिल जाएगा। और अगर मैंने माइनस h डाला बेटा, तो बेटा मुझे मिलेगा 1 माइनस h। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्या मिलेगा, 1 माइनस h, ठीक है। ऐसे एक्चुअल में 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट h मिलना चाहिए था, जो ऑलरेडी h होता है, तो बेटा मुझे मिल जाएगा 1 माइनस h। कब, जब अगर अंदर नेगेटिव है तो, ठीक है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता हूं, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर की h की बात करता हूं बेटा, तो मुझे आंसर मिलेगा 0। क्यों सर, क्यों 0, क्यों 0, क्यों 0, तो सिंपल सी बात याद रखना, अगर मैं 0 से h की बात कर रहा हूं, h मेरा पॉजिटिव है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा। और मैंने कहा था 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब जो भी मेरा नंबर होगा उसके जस्ट राइट में, लेफ्ट में जो भी इंटीजर उसे ले लेगा। और बेटा इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आता है बेटा, 0, तो ये क्या दे देगा मुझे, 0, क्लियर। अच्छा और अगर मैं माइनस h लेता हूं, तो मुझे क्या दे देगा बेटा, तो मुझे दे देगा -1। सर -1 क्यों बेटा, -1 होने का मतलब ये है कि ये मेरे 0 से जस्ट छोटा है, मतलब इधर है -h। और मैंने कहा था ये अपनी लेफ्ट हैंड वैल्यू लेता है, तो बेटा इधर लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आता है बेटा, -1। तो बेटा ये चार पॉइंट याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एज h एज इट इज h, -h 1 -h, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर h 0 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर h -1, ठीक है ना। एक बात और बेटा, मॉडुलस h कितना होता है बेटा, बेटा h ही होता है। क्यों, मॉड का पर्पस होता है बेटा अंदर वाले फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करना। हम जानते हैं ना मॉड कितना होता है बेटा, मॉड x हमने बोला था कि अगर x मेरा पॉजिटिव तो ये, और अगर x मेरा नेगेटिव तो ये, याद है ना, यही तो बोला था। अगर x मेरा 0 से बड़ा तो ये, और 0 से छोटा तो ये। और बेटा हम जानते हैं h मेरा ऑलरेडी 0 से क्या होता है,
बड़ा होता है। बोला था ना मैंने कि h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब h कभी नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव नहीं होता तो मतलब ये वाला पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं। क्या सभी को समझ में आया नहीं है? तो मतलब अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना होता है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, h अपने साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखता। क्लियर? मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आया, फ्रैक्शनल पार्ट h में आया तो ये देगा, फ्रैक्शनल पार्ट में आया तो ये देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आया तो ये देगा, मॉडुलस में आया तो ये देगा। इसके अलावा एक फंक्शन होता है बेटा सिग्नम फंक्शन। क्या होता है बेटा? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स। बेटा सिग्नम एक्स की बेटा वैल्यू होती है बेटा मेरे पास, ये होता है बेटा मेरे पास मॉड एक्स अपॉन एक्स और जीरो। जब x मेरा जीरो नहीं था तो ये लगेगा, और जब बेटा x मेरा जीरो था तो ये लगेगा। ठीक है, बट ये वाली डेफिनेशन आपको कॉमनली बुक्सों में कम होती है। होता क्या मैं वो बताता हूँ। एग्जाम बुक्सों में क्या मिलता है आपको बेटा? बेटा बुक्सों में आपको मिलता है सिग्नम x के 3 वैल्यूज। 1 जब x मेरा जीरो से बड़ा, 0 जब x मेरा जीरो, और -1 जब x मेरा नेगेटिव। बेटा सिंपल सी बात है, ये कहां से निकला बेटा? बेटा ये इधर से निकला। अगर मेरा x पॉजिटिव तो x अपॉन x 1 देगा, मतलब पहला वाला पार्ट। अगर मेरा x नेगेटिव तो -x होगा, तो -x अपॉन x कितना देगा? -1, मेरा दूसरा वाला पार्ट। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या बोला? का मतलब बेटा अगर सिग्नम x की अगर मैं बात करूं तो बेटा अंदर मैं कुछ भी क्यों ना ले लूं, बेटा मुझे सिर्फ 3 ही आंसर मिलेंगे। अगर वो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा, नेगेटिव है तो -1 मिलेगा। सर इसका मतलब ये कि अगर मैं सिग्नम e की पावर x लेता हूं तो बेटा हम जानते हैं e की पावर x ऑलवेज जीरो से बड़ा होता है। ऑलवेज जीरो से बड़ा होता है। ग्राफ कौन सा होता है? ये वाला, ऑलवेज जीरो से बड़ा। और अगर ये ऑलवेज जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का मतलब मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1। क्लियर? अच्छा अगर मैं पूछता हूं सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब इससे कैसे ओपन करूं? बेटा सिंपल सी बात है, अंदर वाले फंक्शन का अगर मैं d देखता हूं, d कितना आएगा बेटा? इसका आएगा d1 माइनस 4 इंटू 1 आएगा, दैट इज -3, जो कि क्या है? नेगेटिव। d नेगेटिव और a क्या है बेटा? a मेरा है 1। a मेरा क्या है बेटा? a मेरा है 1 ग्रेटर देन 0। d नेगेटिव a पॉजिटिव, मतलब fx जो भी होगा बेटा मेरा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये पार्ट क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। और मैंने कहा था कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो आंसर क्या मिलेगा? ऑलवेज 1 मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मतलब अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव तो 1 मिलेगा, अगर नेगेटिव होगी तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बोलता हूं सिग्नम h, तो h क्या है बेटा? मैंने कहा था पॉजिटिव, जीरो से बड़ा। इसका मतलब ये मुझे ऑलवेज क्या देगा बेटा? ये मुझे ऑलवेज 1 देगा। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 1 की जगह सिग्नम h लिख देता है। ठीक है ना? और सिग्नम -h कितना हो जाएगा? सिग्नम -h कितना हो जाएगा? तो माइनस का मतलब अब इस बार अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, क्योंकि h पॉजिटिव था। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल क्या रहेगा? नेगेटिव। तो इस बार मुझे क्या मिलेगा? -1। ठीक है, अब बेटा एक बात और समझना। अभी अब सिग्नम पढ़ा है तो सिग्नम में एक चीज और बता देता हूं। बेटा सिग्नम को मैंने कहा था ये वाला फंक्शन, तो बेटा कई जगह एग्जामिनर मॉड की जगह सिग्नम देता है, पता है? झटका लग जाता है बच्चों को। अगर मैं इंदर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो मैं जानता हूं कि अगर x 0 नहीं था तो ये दोनों बराबर थे, अगर x 0 नहीं था तो ये दोनों बराबर थे। तो क्या करता है बेटा? मॉड x तो लिख देता है बेटा, मॉड x इज इक्वल टू सिग्नम x इंटू एक्स। कब? जब x मेरा 0 नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मॉड x की जगह बंदा ये भी लिख सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये और इधर बेटा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटीजर ऐड करूंगा तो इसमें इंटीजर खा जाता है, तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट h छोड़ेगा जो कि h आएगा, और माइनस छोड़ेगा तो फिर से खा जाएगा 3 को, माइनस h छोड़ेगा जो कि 1 माइनस h होगा। इधर ये फंक्शन 3 छोड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना h को बाहर 3 को बाहर निकाल देता है। 3 को बाहर निकल क्या बच जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर h बनेगा, और जो खुद क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इधर ये भी 3 को बाहर निकाल लेगा, अंदर क्या बचेगा? -h, जो खुद कितना होता है? -1, तो बेटा 3 -1 तो हो जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आया नहीं आया कि पूरा खेल क्या हुआ? ठीक है, चलो आगे चढ़ते हैं।
अगला पॉइंट देखिए बेटा, इफ x इज इक्वल टू 0, अच्छा बेटा 0 की जगह a कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए a, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू a इज एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, देन वी चेक LCM एंड LHL एंड RHL। LHL का मतलब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग लिमिटिंग वैल्यू, और RHL मतलब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड से अप्रोच करने पे जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी बेटा वो मेरी RHL होती है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, अगर कभी भी किसी फंक्शन के अंदर, अगर कभी भी किसी फंक्शन के अंदर, हाँ बेटा देखिए, बेटा देखो अगर मान लो मेरी a और b लिमिटिंग वैल्यूज हैं, क्या है लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब बॉर्डर की वैल्यूज है, मतलब कोई फंक्शन a से लेके b में डिफाइन है। अब बेटा अगर कोई मुझसे बोल दे भैया a पे लिमिट निकालो, किस पे लिमिट निकालो, a पे, तो काम की बात समझना कि ये मेरा जो फंक्शन होगा बेटा, ये मेरा फंक्शन है, मैंने बोला ये a से b तक डिफाइन है, a से b तक डिफाइन है, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू लूंगा अंदर वाली, ठीक है। तो बेटा अगर कोई मुझसे a की बात करे, तो बेटा a की मैं अगर बात करूं तो बेटा a की राइट लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा कुछ नहीं है, कुछ है क्या, कुछ ही नहीं है, क्योंकि बेटा फंक्शन मेरा ए से बी तक है, तो ए का राइट तो है, राइट तो है, बट बेटा लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो बेटा बी का लेफ्ट तो है बट राइट नहीं है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो भी मेरी बॉर्डर वैल्यूज होती हैं क्लोज इंटरवल में, जो भी मेरी बॉर्डर वैल्यूज होती है बेटा, हम उनकी सिर्फ वही वैल्यू चेक करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, और बेटा उसी को लिमिटिंग वैल्यू चेक बोल देता है। जैसे कि अगर मुझे ए पे चाहिए तो बेटा मैं ए पे सिर्फ RHL चेक करूंगा, सिर्फ इसको चेक करूंगा और इसी को लिमिट की वैल्यू बोल दूंगा। जरूरी नहीं है इसमें दोनों बराबर हो, LHL और RHL बराबर होने की जरूरत ही नहीं है, जब LHL निकलेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है भैया LHL के अंदर, तो निकलेगा कहां से, क्लियर हो नहीं? अरे भाई सिंपल सी बात है, आप सड़क के बिल्कुल, सड़क एंड हो रही है तो अप्रोचिंग करने का तरीका सिर्फ एक ही वे है, इस तरफ से मैं आ ही नहीं सकता, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस तरह से आने का रास्ता ही बंद है, तो इधर से जहां मैं पहुंचूंगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर हम बॉर्डर पे बात कर रहे हैं तो जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं सिर्फ उसको निकालूंगा और उसको ही फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बोल दूंगा, क्लियर? जैसे ए पे मैं सिर्फ राइट हैंड निकालूंगा और बी पे बेटा मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड निकालूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो भाई मैंने लिखा हुआ है फॉर लिमिट x गोस टू a चेक ओनली RHL, LHL नॉट इन डोमेन, ठीक है ना, सिर्फ a प्लस निकालूंगा। इफ दिस इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बी पे मैं सिर्फ LHL निकालूंगा, ए पे RHL निकालूंगा और बी पे LHL निकालूंगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोस टू a cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x। तो पहली बात तो बेटा इनवर्स फंक्शन की हम बात करें तो cos इनवर्स x का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो बेटा। मान लो ये मेरा y है, ठीक है, इनवर्स का cos उधर आएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos y इज इक्वल टू x। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब ये बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है मेरा आउटपुट था इनवर्स में वो इनपुट होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री है मेरा आउटपुट था इनवर्स में वो मेरा इनपुट होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्री मेरा इनपुट था इनवर्स में वो आउटपुट होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब कॉस का आउटपुट कितना होता था बेटा, कॉस का आउटपुट हुआ करता था -1 से 1 तक, तो इनवर्स में इनपुट कितना चला जाएगा, -1 से 1 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कॉस में, ट्रिगो में आउटपुट हुआ करता था -1 से 1 तक, तो इनवर्स में इनपुट चला जाएगा बेटा -1 से 1 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका x जो है वो -1 से 1 तक की रेंज में। तो अगर कोई बोले कि भैया x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट निकालो, 1 पे 1 का मतलब -1 से 1 तक अगर मैं बात करूंगा, ये मेरा -1, ये मेरा 1, तो बेटा मैं सिर्फ इसका LHL निकालूंगा। क्यों? RHL में तो फंक्शन मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब मैं सिर्फ 1 माइनस निकालूंगा, 1 माइनस होने का मतलब 1 माइनस एच पुट करूंगा। क्लियर हुआ? a माइनस एच, तो इसकी क्या पुट होगा, 1 माइनस एच। अब एज x गोज टू 0, और जैसे जैसे h मेरा 0 को जाएगा, x मेरा कहां जाएगा, 1 को जाएगा, तो बेटा मैं अब x की जगह ये सारी कंडीशंस को पुट कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये जो दो कंडीशंस थी इन दोनों को रिमूव करके इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, h गोज टू 0 लिमिट cos इनवर्स 1 माइनस h। h 0 हो गया तो मुझे क्या मिला, cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 की सर वैल्यू कैसे निकालूं?
बेटा सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अगर मैं बोल रहा हूं तो कॉस y कितना हो गया, कॉस y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y कितना हो गया, 0 हो गया। अरे याद है ना कॉस का ग्राफ, ये रहा 1 कहाँ पे होता है, 0 पे ही तो होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या हो गया 0 या 2 पाई, बट मैं बात करूंगा सिर्फ 0 की, जो फंडामेंटल डोमेन होता है। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ से मेरा y क्या आ गया, मेरा y आ गया 0। ठीक है ना, नो नीड टू फाइंड RHL, लिमिट एग्जिस्ट इन LHL इज एग्जिस्ट, अगर LHL की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बेटा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट मेरी 0 हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया कि अगर मैं बॉर्डर पे चेक करूंगा तो इस तरह चेक करूंगा, पहली बात तो। ठीक है अगला पॉइंट देखिए वी चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विद इन ए डोमेन ऑलवेज। ध्यान रखना बेटा, वही बात मैंने ऊपर बोला कि जो हम लिमिट की एग्जिस्टेंस सिर्फ डोमेन में ही चेक करेंगे। जैसे मान लो इनवर्स ने मुझे बोल दिया भाई 5 पे चेक कर, मैं बोलूंगा पागल हो गया क्या, फंक्शन ही नहीं है भाई, कल चेक कर लूं। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा भाई चांद पे जाके दिखा सड़क से, भाई रास्ता ही नहीं है जाने का, कहां से भाई सड़क सड़क चांद तक बन सकती है क्या यार, मैं क्या बोलूंगा पगला होगी, पगला के क्या नहीं यार। क्लियर, समुद्र के अंदर घर बना के दिखा बिना किसी प्रोटेक्शन के, डुबकी मार के दिखा ना समुद्र के अंदर नीचे तक जाके बिना किसी ऑक्सीजन के, पॉसिबल नहीं है यार, आदमी हूं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, जहां पे फंक्शन की इनपुट ही एग्जिस्ट नहीं है, फंक्शन की लिमिट कैसे निकलेगी बेटा, लिमिट हमेशा उसकी डोमेन में ही चेक करनी है, डोमेन से बाहर नहीं कूदाफाजी करनी। ठीक है चलो अगला पॉइंट, इनडिटरमिनेट वैल्यूज। बेटा इनडिटरमिनेट वैल्यूज की बात करूं तो बेटा मेरे पास मेजरली 7 इनडिटरमिनेट वैल्यूज होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, 0.0, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, इनफाइनाइट इनटू 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है ना, इन 7 वैल्यूज में बेटा पहली दो वैल्यूज प्योर 0 की थी, लास्ट की 2 वैल्यूज प्योर इनफाइनाइट की थी, और बेटा बीच की वैल्यूज बेटा मेरी मिक्स वैल्यूज थी। क्या थी बेटा, मिक्स वैल्यूज थी। ठीक है ना थोड़ा आपको याद रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए कि बेटा पहली बात तो अगर मैं बोलता हूं कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1, अगर मैं उसकी पावर इनफाइनाइट करता हूं तो बेटा मुझे आंसर ऑलवेज इनफाइनाइट मिलेगा। समझ में नहीं आया, अगर किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, अगर मैं उसकी पावर इनफाइनाइट लगाता हूं बेटा तो मुझे इनफाइनाइट मिलेगा। अगर कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है, अगर मैं उस पर इनफाइनाइट लगाता हूं बेटा तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है ना, और अगर एग्जैक्टली 1 पे इनफाइनाइट लगाता हूं बेटा तो बेटा मुझे ऑलवेज 1 मिलेगा। ध्यान रखना 1 की पावर इनफाइनाइट अगर एग्जैक्टली 1 है बेटा तो ऑलवेज 1 मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। क्लियर, तो यही मैंने वापस लिखा है, जैसे पाई बाई 4 की पावर इनफाइनाइट मैंने कर दी, पाई बाई 4 कितना होता है बेटा, 1 से छोटा, तो आंसर क्या होगा 0। मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट की पावर इनफाइनाइट, फ्रैक्शनल पार्ट फिर से मैंने कहा था 0 से 1, 1 कभी नहीं होता, 1 से छोटा रहेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब बेटा अगर कोई मुझसे पूछे लिमिट x गोज टू a, लिमिट x गोज टू a, तो x गोज टू इनफाइनाइट a टू द पावर इनफाइनाइट, a की पावर इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होगा, अगर a मेरा -1 से 1 के बीच में है तो बेटा मुझे ऑलवेज 0 मिलेगा। अगर a मेरा 1 से बड़ा तो इनफाइनाइट मिलेगा, और अगर a मेरा 1 तो 1 मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, वो तो ठीक है सर, फिर आपने ये अनडिटरमिनेट क्यों लिखाया था बेटा, अनडिटरमिनेट इसलिए लिखाया था कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर ये कभी भी एग्जैक्ट 1 नहीं होता, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1, ये कभी भी एग्जैक्ट 1 नहीं होता। ये क्या होता है बेटा, एक्चुअल में लिमिट क्या होती है, एक्चुअल में ये फॉर्म क्या होती है, एक्चुअल फॉर्म क्या होती है बेटा, एक्चुअल फॉर्म बेटा लिमिट इन दोनों पे लगती है। एक्चुअल में मेरे पास होता है लिमिट x गोज टू 0, n गोज टू इनफाइनाइट एंड a गोज टू a टू द पावर n, ये होती है मेरी एक्चुअल फॉर्म। n गोज टू इनफाइनाइट एंड a गोज टू a, मतलब मैं a पे पहुंचा नहीं हूं, a को अप्रोच कर रहा हूं। 1 को a मेरा 1 पे पहुंचा नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, और 1 को अप्रोच करने के कितने तरीके, 2 तरीके, एक इधर से और एक इधर से। जब इधर से आएगा तो बंदा मेरा 0 से 1 से छोटा, और 1 से छोटे पे अगर मैंने इनफाइनाइट लगा दी तो मुझे क्या देगा 0। अगर 1 से बड़े पे लगाई, इधर से आएगा तो 1 से बड़ा, तो क्या देगा इनफाइनाइट। मतलब बेटा इसके कितने आंसर निकले इस फॉर्म के, 2 आंसर। कितने आंसर निकले, 2 आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब एक चीज के 2 आंसर, 1 और 0, 2 आंसर इज पॉसिबल, 2 आंसर है, और दोनों में से कौन सा आंसर है वो मुझे नहीं पता, इसलिए बोलते हैं बेटा वैल्यू एक्चुअल में डिटरमाइन नहीं की गई, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाए, इसी वजह से बेटा इसको हमने बोल दिया अनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, सो इन ऑल दीज फॉर्म्स टेंडिंग क्वांटिटी, ये जो हमने फॉर्म लिखी है 0/0 तो इनफाइनाइट पावर 0, 0 की पावर 0, ये सभी में बेटा ध्यान रखना टेंडिंग क्वांटिटी है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। इनफाइनाइट तो ऑलवेज टेंडिंग ही होती है, वो एग्जैक्ट कभी होती नहीं है, तो ध्यान रखना बेटा ये सभी टेंडिंग क्वांटिटीज है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है।
और इनकी वैल्यू बहुत सारी मिलती है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, डिटरमाइन नहीं कर पाती है भैया क्या बोलूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ टेंडिंग है तो हल्का सा भी इधर उधर हो गया ना बंधु तो घटना घट जाती है, हल्का सा भी इधर उधर होती है कन्वर्शन की घटना घट जाती है। तो बेटा उस केस में बेटा हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं कि भैया बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो हाँ, दैट इज 0/0 फॉर्म के अंदर मतलब क्या होता है, टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होता। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला बेटा 2 की पावर इनफाइनाइट, बेटा इनफाइनाइट होगा। 1/2 की पावर इनफाइनाइट 0 होगा। मैंने बोला 4/3 की पावर इनफाइनाइट माइनस 3/4 की पावर इनफाइनाइट, तो ये तो हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 0, इनफाइनाइट माइनस 0 0। काम की बात एक और, e की पावर इनफाइनाइट कितना होगा बेटा? बेटा पहली बात तो e की पावर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। और समथिंग की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? e मेरा 1 से बड़ा है, e मेरा 1 से बड़ा है, तो किसी और की मतलब समथिंग की पावर इनफाइनाइट कितना, वो 1 से बड़ी की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट, मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट। और बेटा ये कितना आता है? बेटा ये आता है बेटा 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब बेटा देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है बेटा? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, जीरो की पावर इनफाइनाइट जीरो, लिमिट एक्स गोज टू इनफाइनाइट, अगर लिमिट एक्स को इनफाइनाइट कर रही है, अगर ए की पावर एक्स है, अगर मुझे पता है ए मेरा 1 से छोटा है, मुझे पता है, तो 0, 1 से बड़ा है मुझे पता है, तो इनफाइनाइट, ठीक है ना। और अगर 1 है मुझे पता है तो 1। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या समझ में? देखो 0/0 है ना, देखो इधर में लिखा हुआ है टेंडिंग एग्जैक्ट 0, ध्यान रखना 0/0 बड़ी अजीब क्वांटिटी है। जैसे भाई मैंने बोला टेंडिंग 0 मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, देखो एग्जैक्ट टेंडिंग 0 तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बट मैं अपनी तरफ से एक बहुत छोटी क्वांटिटी लेता हूँ। मान लो मैं ले लिया 10 की पावर -100, 10 की पावर -100 मतलब पॉइंट के बाद 100 जीरो, उसके बाद एक नंबर आया है, 10 की पावर -100, तो बेटा एक तरह से बेटा ये मेरी अप्रोचिंग वैल्यू है कि नहीं है? ठीक है अप्रोचिंग वैल्यू। भाई मैंने इसका डिवाइड कर दिया 10 की पावर -300 से, तो क्या होगा? मुझे आंसर मिल जाएगा बेटा 10 की पावर 200, जो कि क्या है बेटा? बहुत बड़ा, मतलब 10 के आगे 200 जीरो, 10 के आगे 200 जीरो भैया, टेंडिंग इनफाइनाइट है। क्या है? टेंडिंग इनफाइनाइट है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट ऊपर भी 0 टेंडिंग 0, नीचे भी टेंडिंग 0, बट ओवरऑल आंसर क्या है? टेंडिंग इनफाइनाइट। अगर मैं दोनों को उल्टा कर दूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दिया तो ले, अब और टेंडिंग हो गया, अब और क्लोजर चला गया, ठीक है। अब आंसर मुझे क्या मिलेगा बेटा? अब मुझे आंसर मिलेगा -700, -700 मतलब आंसर कहां जा रहा है बेटा? 0 को भैया। अरे -700 मतलब 0 के बाद 700, पॉइंट के बाद 700 जीरो, 0.00000000 700 जीरो, उसके बाद कोई नंबर मिल रहा है। क्लियर? मैं बोलूंगा ना भैया ले मैं और टेंडिंग जा रहा हूं, मैं नीचे वाले पे 0 बढ़ा दिया, ले एक 0 और बढ़ा दिया, क्योंकि बेटा मैंने बोला टेंडिंग 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। टेंडिंग -3000 का मतलब पॉइंट के बाद 3000 जीरो, उसके बाद कोई नंबर आया है, मतलब 0.00000, ऐसे कितने जीरो है? 3000 जीरो, जीरो नहीं हुआ, टेंडिंग 0 कर रहा है, टेंडिंग 0 कर रहा है। अब आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा -2000, मतलब आंसर कहा जा रहा है भैया फिर से टेंडिंग। इसको मैंने और बढ़ा दिया, नहीं +2000, +2000 का मतलब 2000 के आगे प्लस आएगा ना, 2000 के आगे मतलब एक के आगे 2000 जीरो, समझ लो 2000 जीरो भैया। अगर 10 जीरो होती है तो 1 करोड़ होता है, 10 जीरो मतलब 1 अरब, 6 जीरो पे लाख, जानते हो ना, 10 जीरो पे अरब होता है भाई, अरब खरब, अरब खरब की बात हो जाती है। और 10 पे अरब खरब की होती है तो 20,000 जीरो का समझ लो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा नंबर हो गया, टेंडिंग इनफाइनाइट। मतलब बेटा मुझे नहीं पता कौन सा छोटा जीरो है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा क्लोजर मुझे नहीं पता, तो टेंडिंग 0 का मतलब मुझे नहीं पता कितना छोटा है, टेंडिंग 0 का मतलब इतना छोटा कि आप एज्यूम ही नहीं कर सकते। अब मैंने बोला ये छोटा, वो बोलेगा ना मैं छोटा बनूंगा, ले अब ये इनफाइनाइट 0 चला गया, फिर बोलेगा ना मैं बनूंगा, ले 2 और बढ़ा दी मैंने। अब दोनों ही कैसे बेटा? ना तो ये 0 हो रहा है एग्जैक्टली, ना ये 0 हो रहा है, दोनों ही टेंडिंग 0 है। अब कौन ज्यादा ज्यादा टेंडिंग, वो बेटा हम डिफाइन नहीं कर पाते बेटा। इसी वजह से बेटा आंसर जो आता है ना वो अंडरमाइन आता है, कभी इनफाइनाइट चला जाएगा, कभी 0 चला जाएगा, कभी फाइनाइट चला जाएगा। तो फाइनाइट कैसे जाएगा, फाइनाइट कैसे जाएगा, अभी देख दिखाता हूँ तुझे। भाई ये मान ले मैंने लिख दिया 100, बेटा नीचे लिख दिया मैं 9999। अब क्या आंसर मिलेगा मुझे? 10 की पावर -1,
नोन है 1/10 फाइनाइट आंसर आ गया। क्लियर नहीं हुआ? मान लो मैंने ले लिया 101 101 अब मुझे क्या मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 10 फाइनाइट आंसर आ गया। मतलब बेटा इसकी बहुत सारा आंसर पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, इनफिनिटी पॉसिबल है, फाइनाइट क्वांटिटी पॉसिबल है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, पर है कौन सा आंसर मुझे नहीं पता भाई। क्यों? क्योंकि ये नंबर इतना छोटा है कि भाई मैं इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकता। तो बेटा इसी वजह से बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा मैंने एक नई टेक्निक बनाई, उसको मैं नाम दिया लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो भैया। ठीक है ना? इसको मैंने क्या बोला? अनडिटरमाइंड फॉर्म में डिटरमाइन नहीं की जा सकती। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया कि 0.0 अनडिटरमाइंड फॉर्म क्यों होता है? तो बेटा ऐसे ही बेटा मेरे पास सभी फॉर्म की कुछ ना कुछ खास बातें हैं, वो मल्टीपल आंसर दे रखी होती है, बट ट्राई करना दिमाग में लगा के कि वो मल्टीपल आंसर दे रही है। एक ही फॉर्म मुझे मल्टीपल आंसर दे रही है। मल्टीपल आंसर होने की वजह से बेटा मैं डिटरमाइन नहीं कर पाता कि इसको लूं या इसको लूं या इसको लूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन क्या है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगला पॉइंट से समझिएगा बेटा। अगला पॉइंट है बेटा मेरे पास एग्जैक्टली जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो। ध्यान रखना, अगर मैं एग्जैक्टली जीरो बोल दूं, टेंडिंग जीरो का मतलब जीरो नहीं हुआ, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है, चाहे 0.0000001 बोलूं, 10 की पावर -300 बोलूं, बट अगर मैंने ऊपर एग्जैक्टली जीरो निकाल दिया ना तो बेटा आंसर जीरो होगा। ध्यान रखना क्या होगा? आंसर जीरो होगा। ठीक है ना? दूसरा, एनी इनफाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो, मतलब ऊपर कुछ भी इनफाइनाइट क्वांटिटी हो, कुछ भी अगर नीचे जीरो आ गया ना, ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। पहली बात, फाइनाइट क्वांटिटी अगर है और नीचे एग्जैक्ट जीरो है, क्या है? ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी और नीचे एग्जैक्ट जीरो, ऊपर वाला जीरो के अलावा, ध्यान रखना, तो बेटा ये होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऊपर कुछ भी क्वांटिटी क्यों ना हो, फाइनाइट, फिर से ऊपर कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी क्यों ना हो, नीचे अगर इनफाइनाइट आ गया तो आंसर क्या होगा? जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई थिंक इसको मैं नीचे भी एक बार डिफाइन किया है, किधर गया? हाँ ये देखिए, एग्जैक्ट जीरो टेंडिंग जीरो जीरो, टेंडिंग जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो इनफाइनाइट, टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो अनडिटरमिनेट फॉर्म, ये होती है भैया अनडिटरमिनेट फॉर्म। एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइन, ध्यान रखना। एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो बेटा कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, नॉट डिफाइन होता है। मीनिंगलेस बोल देते हैं कई लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये मेरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को, मेरे 5 फंडामेंटल्स हैं जो मेरे किसी चीज को डिफाइन करते हैं, ये उनको फुलफिल नहीं करता। ठीक है ना? इसी वजह से बेटा 0/0 अनडिफाइंड होता है। वैसे एक बार आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आप निकाल सको तो, कि 0/0 अनडिफाइंड क्यों होता है, कौन सा फंडामेंटल रूल ऐसा है जिसको ये फुलफिल नहीं कर पाता, क्या चीज है, थोड़ा आपको और मजा आएगा मैं इसको पढ़ने में। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे मैंने बोला लिमिट x गोस टू इनफाइनाइट sin x बाई x। बेटा देखो मेरे पास लिमिट के कुछ फंडामेंटल फॉर्मुलेज हैं जो हमारे काफी काम आने वाले हैं, एक आध को मैं अभी बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास, लिमिट x गोस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। लिमिट x गोस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये समझिए, ये फॉर्मूले जो कि अभी हम यूज करेंगे, तो मैं नहीं चाह रहा कि इसको लास्ट तक बनाए रखूं। अगर कोई क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है तो हम उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? sin x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है। अगर लिमिट में बात करता हूँ, लिमिट x गोस टू 0 tan x अपॉन x भी क्या होता है बेटा? tan x अपॉन x भी क्या होता है बेटा? ये भी बेटा मेरे पास क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना बेटा, बस दोनों किसमें, ये दोनों 0 होने चाहिए, ये काम की बात है, ये काम की बात है। मान लो जैसे मैंने बोल दिया लिमिट h गोज टू 0 साइन 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h। बेटा इसका आंसर क्या होगा? बेटा इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 0 जाना चाहिए था, ये पूरा 0 जाना चाहिए था। जब h मेरा 0 जा रहा है बेटा, तो ये वाली वैल्यू मेरी 1 जा रही है, ये वाली वैल्यू क्या जा रही है? 1 जा रही है। इसका मतलब ये इसका आंसर 1 नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये 1 तभी होगा जब अंदर वाला पूरा वैल्यू कहां जा रहा होगा? 0 जा रहा होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगर वो 0 जा रहा है तो ही आंसर होगा। क्लियर? जैसे कि मैंने बोल दिया h गोज टू 0, मैंने दे दिया sin h बाई sin h, अब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा देखो h 0 जाने पे sin 0 जाता है, मतलब ये पूरा 0 जा रहा है और ये पूरा भी 0 जा रहा है। अब हो जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ वैल्यू मेरी 1 होगी। अब मेरी वैल्यू 1 होगी। अच्छा सर, इसका मतलब अगर सर यहाँ पे h होता तो
अब जा सकता है कि अब नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि बेटा दोनों सेम होने चाहिए, दोनों। सब फिर क्या होगा इसमें, फिर क्या कुछ नहीं होगा बेटा, साइन एच से मल्टीप्लाई कर दे और साइन एच से डिवाइड कर दे। ये साइन एच चला गया, वो वाला एच यहाँ चला गया। इसको मैं आगे समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अभी बीच की बात क्या है कि दोनों सेम होने चाहिए और दोनों टेंडिंग जीरो होने चाहिए। अगर जीरो है तो ही मेरा आंसर 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोला x गोज टू इनफाइनाइट, पहली बात तो इनफाइनाइट जा रहा है तो बेटा 0 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। तो x अपॉन x, अब काम की बात समझना बेटा। साइन इनफाइनाइट की बेटा मैं वैल्यू की बात करता हूं बेटा, तो साइन इनफाइनाइट की बेटा वैल्यू होती है फ्लक्चुएटिंग। क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग, जो 0 से लेके 1 के बीच फ्लक्चुएट करती है। क्या करती रहती है? फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है ना। तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब कोई भी वैल्यू है जो फाइनाइट वैल्यू है 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब बेटा फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर जो भी आंसर आएगा बेटा वो मेरा फाइनाइट आएगा। क्या आएगा? फाइनाइट। और फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। क्या क्लियर हुआ नहीं? देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन, देखो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन 1/x का ग्राफ बनाओ, किसका? 1/x का, तो बेटा जैसे जैसे मैं x के 0 के नजदीक पहुंचूंगा ना, ये फंक्शन कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट। और ये जितना इनफाइनाइट जाएगा ना बेटा उतना फ्लक्चुएट करेगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा ना वो बहुत ज्यादा ऐसा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग इस तरह से बनेगा। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, बिल्कुल पास 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 पास, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे फ्लक्चुएशन इसका कम होता जाएगा, फ्लक्चुएशन से कम होता जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल एकदम सारी लाइंस बिल्कुल कंप्रेस होंगी, कुछ इंटरवल में इनफाइनाइट फ्लक्चुएट कर जाएगा, यो 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 यो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए मैं बना रहा हूं, उसके बना नहीं पाया, ठीक है। समझा नहीं है कि बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग होगा, बिल्कुल पास पास झुन 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 निकलेगा, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे पास इनफाइनाइट होता है, साइन इनफाइनाइट, कॉस इनफाइनाइट, तो बेटा वो उसकी ऑलवेज ओनली फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आती है, जो कि डिटरमाइन नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? 0, ठीक है। अगर मान लो मुझसे बोला लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। बेटा ध्यान रखना, x मेरा इनफाइनाइट जा रहा है, काम की बात बोल रहा हूं मैं, x मेरा इनफाइनाइट जा रहा है। अगर x मेरा इनफाइनाइट जा रहा है, मुझसे पूछ लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालो, तो बेटा कुछ भी होगा, पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा मुझे ऑलवेज इंटीजर देगा। क्या देगा? ऑलवेज इंटीजर देगा। अगर इंटीजर देगा तो बेटा इंटीजर दो तरह के होते हैं, या फिर तो इवन होगा या ऑड होगा, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, बट देगा इंटीजर, देगा नहीं देगा। और वो भी दो ही होंगे, या फिर तो इवन होगा या ऑड होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर वो बहुत बड़ा इंटीजर इवन हुआ तो -1 की जगह क्या दे देगा? मुझे 1 दे देगा। अगर वो बहुत बड़ा इंटीजर ऑड हुआ तो मुझे क्या दे देगा? -1। मतलब बेटा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे इवन देगा तो 1, और देगा तो -1। मतलब बेटा मैंने इसको तोड़ दिया दो पार्टों में, अगर ऐसा है तो ये आंसर, अगर ऐसा है तो ये आंसर। बेटा ध्यान रखना, लिमिट को सॉल्व करते समय अगर आपका फंक्शन के दो आंसर आ रहे हैं जो अलग अलग केसेस कर दिए, भैया आपने इस केस में ये, इस केस में ये, तो बेटा मैं उसको लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानूंगा। ध्यान रखना, लिमिट एग्जिस्ट तभी होगी जब उसका एक आंसर आएगा। अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहा है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन मैंने लिया है e की पावर